Assalamu alaikum girls. Today our topic is aggregate demand curve. एग्रीगेट डिमांड का अकॉर्डिंग टू केन्स वहाँ पे डिटर्मिन होता है जहाँ पे आपका आई एस इक्वल होता है एल एम के, और हमने उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा। आई एस और एल एम कर्व में हमने डिमांड फॉर मनी देखी, सप्लाई ऑफ मनी देखी, ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट देखा, नेशनल इनकम देखा, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू हमने देखा कि आई एस जो है वो आपका इक्वल आ जाता है एल एम के। और एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो बेसिकली आपके थ्री कंपोनेंट्स में, इकोनॉमी के थ्री कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रही होती है, आपकी कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, और दूसरी साइड पे आपकी सेविंग और टैक्सेस पे, ठीक है। तो जो अब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व देखेंगे, बेसिकली आपको रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस लेवल चेंज होने से आपकी आउटपुट डिमांड कितना और कैसे चेंज होगा, ठीक है। एट डिफरेंट प्राइस लेवल जो कि इक्वल होते हैं आपके सेविंग प्लस टैक्सेस के, ठीक है। और ये जो साइन है स्टेरिक साइन जो है, ये आपको रियल वेरिएबल्स का बता रहा है। अब अकॉर्डिंग टू दिस थेरी एग्रीगेट डिमांड का, वो कहते हैं कि ये रियल वेरिएबल्स जो भी हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेविंग और टैक्सेस, ये सारे के सारे जो फिक्स्ड है इन रियल टर्म्स, नॉट इन नॉमिनल टर्म्स, इन रियल टर्म्स दे आर ऑल फिक्स्ड, ठीक है। और ये आपके प्राइस में चेंजिंग्स आने से इफेक्ट नहीं होंगे। हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व में ये रिलेशन देखना है ना कि प्राइस के चेंज आने से आपके आउटपुट डिमांडेड में कितना चेंज आता है। तो उन्होंने कहा है कि रियल टर्म्स में जो ये आपके सारे वेरिएबल्स हैं ये इफेक्ट नहीं होंगे, और उस वजह से आपका इंटरेस्ट रेट भी फिक्स होगा इन रियल टर्म्स, ठीक है। और जब वो फिक्स होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट नहीं होगी, और सेविंग भी आपकी इन्फ्लुएंस नहीं होगी आपके प्राइस लेवल में चेंज आने से, ठीक है। ये था आपका आई एस कर्व का, ठीक है। अब हम एल एम कर्व का अगर देखें तो एल एम कर्व में उन्होंने अज्यूम किया हुआ है कि आपका जो हम बेसिकली आपका एल एम कर्व जो है डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी आपके इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आपका जो रियल टर्म्स में आपकी मनी सप्लाई और डिमांड फॉर मनी जो है रियल टर्म्स में जो है वो आपकी फिक्स नहीं होगी, लेकिन नॉमिनल टर्म्स में जो है आपकी सप्लाई ऑफ मनी फिक्स्ड होगी, ठीक है। रियल टर्म्स में आपका जो स्टॉक ऑफ मनी है, ठीक है, और डिमांड फॉर मनी है, रियल टर्म्स में वो फिक्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे फिक्स होगी, ठीक है। उसके अलावा वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व की बात करता है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व बेसिकली आपका रिलेशनशिप बता रहा होता है आपकी नेशनल आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल का, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेबर मार्केट के लिए होता है, जबकि आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है प्रोडक्ट और मनी मार्केट के लिए होता है। जहाँ पे प्रोडक्ट और मनी मार्केट इक्वेट करते हैं वो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है, ठीक है। हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं सिंपली। सपोज वी हैव अ प्राइस लेवल पी नॉट, ठीक है। पी नॉट पे हमारे पास आपका नेशनल इनकम है वाई नॉट, और एग्रीगेट सप्लाई का अब आपने सेम एक रखें, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई के जितने भी कंपोनेंट्स थे, जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, वो रियल टर्म्स में फिक्स्ड है, वो आपके प्राइस लेवल के चेंज होने से चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। उस वजह से आपका ये आई एस कर्व जो है वो सेम रहेगा। फर्स्ट जो हमारे पास एल एम कर्व है वो एल एम नॉट पी नॉट वाला है। पी नॉट मतलब कि इस प्राइस पे हमारी जो नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी है वो 10 है। जब हमारी ये नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी को शो कर रहा है फिक्स्ड है जब, और ये इंटरेस्ट रेट हमारा आई नॉट है, ठीक है। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम वन, ये हमारा सप्लाई ऑफ मनी को शो कर रहा है, ये वाली चीज़ डिमांड फॉर मनी को, ठीक है। अब उन्होंने कहा है सपोज इकोनॉमी में प्राइसेस आपके डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन उतने नहीं डिक्रीज करेंगे जितने आपके पहले किए हैं। पहले पी नॉट थे ना,
P0 से आप कम डिक्रीज करेंगे, फिर P1 से भी कम होंगे P2 पे। ये देखें आपको ये डिस्टेंस जो है ये शो कर रहा है। अब P0 से आपके प्राइसेस कम हो गए हैं P1 तक। जब आपके प्राइसेस इकोनॉमी में कम होंगे तो आपकी जो रियल टर्म्स और नॉमिनल टर्म्स दोनों को मिला के आपकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाएगी। अब नॉमिनल टर्म्स में तो सप्लाई ऑफ मनी फ़िक्स थी, लेकिन रियल टर्म्स में तो फ़िक्स नहीं है। तो जब रियल टर्म्स में फ़िक्स नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाएगी। जब आपकी सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ेगी तो आपका जो LM कर्व है वो राइटवर्ड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। राइटवर्ड जब शिफ्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली जब भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है, वो I1 पे आ जाएगा, ठीक है। I1 पे आ जाएगा और उधर से आपका एज पॉइंट आ जाएगा जो आपका कम्बिनेशन को शो कर रहा है IS और LM के, और डिमांड फॉर मनी को शो कर रहा है और रियल सप्लाई ऑफ मनी को शो कर रहा है, ठीक है। उसके ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी। जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो नॉमिनल टर्म्स में आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाएगी। जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली जैसे फिर हम प्राइस कम करेंगे तो आपका जो LM का वो शिफ्ट कर जाएगा। जब वो शिफ्ट करेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा फर्दर, और जब इंटरेस्ट रेट फर्दर कम होगा तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो U आ जाएगा, ठीक है। और इन तीनों को पॉइंट्स को मिलाने के बाद आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो ड्राइव हो जाएगा। बेसिक क्या था कि जब भी आपका प्राइस लेवल जो है वो कम होता है तो आपकी जो रियल टर्म्स में मनी सप्लाई है वो बढ़ जाती है। जब रियल टर्म्स में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो आपका LM कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है। आपका इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, आपका नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, और इन पॉइंट्स को मिलाने से आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर्व आ जाता है। बेसिकली जब भी प्राइसेस इकोनॉमी में कम होगी इट्स मीन कि आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। ये सारा थ्योरी जो है वो ये बता रही है। इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि जब आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपकी जब प्राइस बढ़ेगी तो आपका LM कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। जब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपका इन्वेस्टमेंट कम होगी और आपकी नेशनल इनकम जो है वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। ये आपका थी डेरिवेशन ऑफ योर एग्रीगेट डिमांड कर्व। और जब भी आपका प्राइस लेवल लो प्राइस लेवल होता है और वो आपकी रियल मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है, उससे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट होता है और इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होती है, तो वो आपका कहलाता है केन्स इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद है आपके पास शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व के कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके डिमांड कर्व को शिफ्ट करने का वजह बनते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है आपके IS और LM मॉडल में, उनकी वजह से ही आपकी शिफ्टिंग होगी आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व में। वो है बेसिक आपकी एक्सपेक्टेशंस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ में चेंजिंग्स, ठीक है, आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी में जो चेंजिंग आएंगी, ठीक है। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी और एग्रीगेट डिमांड कर्व। मॉनेटरी पॉलिसी में हम अज्यूम कर लेते हैं कि जब भी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ की है, सप्लाई ऑफ मनी से इंक्रीज़ करने से आपका जो है LM शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, और जब LM शिफ्ट करेगा राइटवर्ड आपका इंटरेस्ट रेट फॉलो कर जाएगा, इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और P हमें वो हमारे पास गिवन, तो उससे क्या होगा कि आपका एग्रीगेट डिमांड जो है राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जैसे हमने जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्राइव करते हुए देखा, ठीक है। सेम यहाँ पे ऐसे ही होगा कि आपके पास जो है ये इंटरेस्ट रेट है, LM नॉट है पहले, ठीक है, और प्राइसेस हमारे पास जो है वो फिक्स है। यहाँ पे सपोज कर लो LM आपका एज्यूम किया है आपने कि वो आपकी शिफ्ट हो गया, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गया, शिफ्ट होने से आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज़ कर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर गया है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर गया है, नेशनल इनकम भी फिर इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो नेशनल इनकम के इंक्रीज़ करने से आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये था आपके मॉनेटरी टर्म्स में मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल पॉलिसी एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व। जब भी हमने देखा था आईएस कर्व का स्केड्यूल अगर हम देखें तो जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो आईएस कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। जब भी टैक्सेस कम होते हैं तो आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है। यहाँ भी सेम होगा कि जब भी आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे आपका जो आईएस कर्व शिफ्ट कर जाएगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट कर जाएगी राइटवर्ड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होगी, ठीक है। इसी तरह जब आपके टैक्सेस कम होंगे तो आपकी एग्रीगेट डिमांड, यानी कि टैक्सेस कम होंगे ओबियसली लोग कंजप्शन ज़्यादा करेंगे। कंजप्शन से क्या होगा कि प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। जब इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे आउटपुट ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड जो है ओवरऑल इकॉनमी में इंक्रीज़ होगी। तो जब भी टैक्स कट होंगे तो एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और टैक्स बढ़ेंगे तो आपका लेफ्टवर्ड जो है वो शिफ्ट करेगा, ठीक है। चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस, बेसिकली एक्सपेक्टेशंस जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, उससे रिगार्डिंग जो है वो अपनी कंजप्शन या डिमांड वगैरह इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे भी आपके एग्रीगेट डिमांड का जो है वो इफेक्ट होगा। सपोज के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो है इनकम जो है वो राइज़ कर जाएगी, तो इनकम जब राइज़ करेगी तो ऑब्वियसली वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से वो अपनी डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो है प्राइसेस जो हैं कंज्यूमर गुड्स की वो बढ़ जाएंगी, तो वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो कंज्यूम लोअर प्राइस पे जो है कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। मोर इन्फ्लेशन, एक्सपेक्ट मोर इन्फ्लेशन मीन्स कि आपका फ्यूचर में जो है वो प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि गुड्स के प्राइसेस जब इंक्रीज़ कर देंगे। उसके अलावा प्रोड्यूसर अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका प्रॉफिट जो है फ्यूचर में इंक्रीज़ करेगा, तो वो फ्यूचर में ही इन्वेस्ट जो है वो ज़्यादा करेगा। तो उसकी इन्वेस्टमेंट जब फ्यूचर में बढ़ेगी तो उससे जो है आपका एग्रीगेट डिमांड का जो है वो इफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजिंग्स इन वर्ल्ड इकॉनमी। आपका एक्सचेंज रेट, वर्ल्ड इकॉनमी में बेसिक 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन इनकम। अब एक्सचेंज रेट होता है कि आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जो कन्वर्ट करते हो, ठीक है। एक करेंसी के रिटर्न में आपको जो दूसरी करेंसी का रेट मिल रहा होता है वो आपका एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कंट्री जो है उसका एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, यानी कि उसकी इकॉनमी में जो है एक्सचेंज रेट यानी कि मनी की वैल्यू जो है बढ़ गई है, तो उसके लिए दूसरी कंट्री की जो है गुड्स जो है वो चीपर होंगी, उसकी इंपोर्ट्स चीपर होंगी उसके लिए। तो जो दूसरी कंट्री है इस केस में क्या होगा कि दूसरी कंट्री की जो है डिमांड बढ़ जाएगी, उससे भी एग्रीगेट डिमांड जो है उस कंट्री का वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा आपका फॉरेन इनकम है। अगर कंट्रीज़ के पास उनकी इनकम ज़्यादा होगी तो उनके जो डोमेस्टिकली जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, ठीक है। और उससे क्या होगा कि डिमांड ऑफ एग्रीगेट डिमांड उस कंट्री की जो है वो इंक्रीज़ करेगी। और दूसरी साइड पे जब भी फॉरेन इनकम्स जो है वो फॉल करेंगी तो आप उस कंट्री की जो है एक्सपोर्ट्स कम होंगी, और एक्सपोर्ट्स कम होने से एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। ये फैक्टर्स जिससे आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। ये उन्होंने टेबल में बता दिया हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड किन किन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट करती है, ये आप लोग खुद देखोगे। नेक्स्ट है हमारे पास वाई एग्रीगेट डिमांड फॉल्स नेगेटिवली, कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो फॉल्स नेगेटिवली क्यों होता है, क्योंकि प्राइसेस के चेंज होने से आपके एग्रीगेट डिमांड में ऑपोजिट चेंज आता है। प्राइस फॉल करते हैं तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और एग्रीगेट डिमांड जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं एग्रीगेट डिमांड कम होती है। लेकिन इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म होता है जिससे आपकी ओवरऑल जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और कम होती है। वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके इंटरेस्ट रेट इफेक्ट पे और रियल बैलेंस इफेक्ट पे। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट क्या है कि जब भी प्राइसेस चेंज होती हैं तो इससे आपके इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट होता है, और जब इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट होता है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा या कम होने से आपकी कंजप्शन और आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी इफेक्ट होता है। जब भी इकॉनमी में प्राइस लेवल बढ़ता है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने सपोज किया हुआ है कि आपकी मनी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जब और आपका प्राइस लेवल बढ़ रहा है,
प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहा है और प्रोड्यूसर्स और आपके कंज्यूमर्स को जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर को भी प्राइसेस ज़्यादा चाहिए होंगे अपनी एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए और प्रोड्यूसर्स को भी इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो जो है उस मनी की डिमांड जो है वो बढ़ा देंगे। जब डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगी तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो गोज अप हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि सप्लाई ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ऑब्वियसली जो है आपकी कंजप्शन कम हो जाएगी, और उससे आपकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, ओवरऑल डिमांड। इसी तरह ऑपोजिट होगा, जब भी आपका प्राइस लेवल कम होगा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड फॉर मनी जो है वो कम हो जाएगी, और इंटरेस्ट रेट जब कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी कंजप्शन कम होगी, और कंजप्शन कम होने से इंटरेस्ट रेट कम होने से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने से आपकी कंजप्शन बढ़ेगी, और कंजप्शन बढ़ने से आपकी जो है जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, और ओवरऑल आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो चेंज होगा। ठीक है, और इस वजह से वो नेगेटिवली स्लोप होता है कि ऑपोजिट रिलेशन होता है प्राइसेस का और आपके जो एग्रीगेट डिमांड कर्व का, और इनवर्स रिलेशनशिप ही होता है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट का और कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो कम होता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है और कंजप्शन भी बढ़ती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, कंजप्शन भी कम होती है। ठीक है, वो कंपोनेंट्स हैं आपके एग्रीगेट डिमांड के। ठीक है, और उनका इन्वर्स रिलेशनशिप है आपकी एग्रीगेट इंटरेस्ट रेट के साथ, सॉरी। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें ये बताता है कि जब भी प्राइसेस इकोनॉमी में इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है, जब भी इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में, आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो फॉल कर जाती है। वैल्यू ऑफ मनी जब फॉल करेगी तो ऑब्वियसली जो है आपकी रियल क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो जब कम होगी तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो लोग जो और बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट गेन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसर हैं हायर इंटरेस्ट रेट पे वो कैपिटल गुड्स को परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, और वो हायर इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट को पोस्टपोन कर देंगे, और इस सिचुएशन को कहते हैं इंटर टेम्पोरल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रियल बैलेंस इफेक्ट। रियल बैलेंस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब भी हायर प्राइसेस होती हैं, ठीक है, तो आपके हाई प्राइस लेवल होता है तो रियल वैल्यू और परचेजिंग पावर जो होती है ना लोगों की वो कम हो जाती है। उनके फाइनेंशियल एसेट्स की जो रियल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। जब उनकी रियल वैल्यू कम हो जाएगी एसेट्स की और उनकी परचेजिंग पावर कम होगी तो रियल टर्म्स में जो है वो पुअर हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो है ना अपनी एक्सपेंडिचर्स को है रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक रियल वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट एक पर्सन के पास 5000 है और वो कार परचेज करना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि रियल वैल्यू ऑफ मनी उसकी जो है वो कम हो रही है, तो वो उस टाइम पे परचेज नहीं करेगा। इसी तरह जब भी प्राइस लेवल फॉल करेगा वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी और फाइनेंशियल एसेट्स जब बढ़ेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो उनके पास एसेट्स होंगे या उनके पास जो कैपिटल वगैरह होगा वो उनकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो होल्डर जो है वो रिच हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि एक उसकी परचेजिंग पावर जो है वो या कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसको कहते हैं रियल बैलेंस इफेक्ट। रियल बैलेंस इफेक्ट, और इसको पिगो इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो डिराइव किया। उसके अलावा हमने केन्स इफेक्ट देखा कि लोअर द प्राइस लेवल, जब भी आपका लोअर होगा तो आपका इंटरेस्ट रेट इफेक्ट होगा, उससे इन्वेस्टमेंट और आउटपुट इफेक्ट होगा, वो आपका केन्स इफेक्ट है। देन आपने रियल बैलेंस इफेक्ट देखा कि जब भी प्राइसेस हायर होती हैं रियल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाती है और उससे परचेजिंग पावर जो है लोगों की इफेक्ट होती है और वो रियल टर्म्स में पुअर हो जाते हैं। ठीक है, या अगर वैल्यू प्राइसेस लेवल जो है कम होता है तो रियल वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है, उनके पास जो एसेट्स होते हैं वो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और वो रिच होते हैं, तो इस केस में क्या होता है उनकी परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है और वो बैलेंस, इसको कहते हैं रियल बैलेंस इफेक्ट या पिगो इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये वाला जो है टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, ये आपको इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलेगा। ठीक है, इसमें बेसिकली उन्होंने यही बताया है कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्राइव करने के। सबसे पहले हमने देखा कि नॉमिनल मनी सप्लाई होती है जो कि फिक्स होती है, वो आपकी हेल्प करती है डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व।
दूसरा आपने देखा कि प्राइस लेवल जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, उससे आप फाइंड करते हो रियल मनी सप्लाई को। जब प्राइस लेवल चेंज होता है तो आपको कम्बिनेशन से नॉमिनल और रियल के मनी सप्लाई के कम्बिनेशन से रियल मनी सप्लाई जो है वो बढ़ती है। तो रियल मनी सप्लाई जब बढ़ने से आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर्व आया था, ठीक है। उसके बाद जब भी आपका प्राइस लेवल लो होता है तो आपकी नॉमिनल मनी सप्लाई जो है वो सेम होती है, जबकि रियल मनी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। और जब रियल मनी सप्लाई बढ़ती है तो आपका एलएम जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है उससे, और ये जो है आपका मेन डिटर्मिनेंट है रियल मनी सप्लाई। और उसके बाद फोर्थ वन है आपके पास इंटरेस्ट रेट। जब भी एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होने से आपका जो है एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल बढ़ती है। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी मेन डिटर्मिनेंट है आपके एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्राइव करने का, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।